नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आर एस प्री के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार, उस सीरीज़ में आज से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी तथा राजस्थान पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आरपीएससी ने आरएएस के एग्जामिनेशन में पूछे हैं, आज से हम उनकी व्याख्या करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले वर्ष 2013 का जो पेपर है वो हम लेने जा रहे हैं। 2012 तक आरपीएससी का जो आरएएस का एग्जामिनेशन होता था वो बिल्कुल अलग पैटर्न पे होता था, उसमें सब्जेक्ट लिए जाते थे। 2013 से पहली बार जनरल स्टडीज के आधार पर ये पेपर्स होने लगे थे और 2013, 2016, 2018, 2021 और 2023 ये 5 पेपर जो हैं इस न्यू पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अब तक हो चुके हैं। इसलिए सबसे पहले हम आज 2013 वाले पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबकी हम चर्चा कर ले रहे हैं। 10, 15 मिनट, 20 मिनट में चर्चा हो जाएगी। आग्रह है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं फटाफट से। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया था। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों जो इसके वर्डिंग्स हैं उनमें पेपर ले लिया है। आरपीएससी की वेबसाइट से पेपर लिया गया है, उसके स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं हमारी टेक्निकल टीम ने। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? फंडामेंटल राइट्स की जब भी हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स में ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कुछ प्रतिबंधों, अपवादों के अधीन होते हैं ताकि उनका प्रयोग जो है व्यवहारिक आधार पर संभव हो सके। आर्टिकल 25 या धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इस मायने में अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है कि ये अधिकार प्रतिबंधों की लैंग्वेज के साथ शुरू होता है। इसमें लैंग्वेज लिखी गई है कि लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, उसका अनुकरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो देखिए कितना शानदार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, किसके अधीन नहीं है? 3 शब्द मैंने अभी बोले। लोक व्यवस्था, ये सार्वजनिक जो व्यवस्था है, इसके लिए लोक व्यवस्था शब्द भी आ जाता है, पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। स्वास्थ्य है, हेल्थ। सदाचार या नैतिकता शब्द भी वहां दे देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मोरालिटी और डिसेंसी बोल देते हैं। मानववाद, वहां कोई भी शब्द नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में, इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो डी था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, संविधान सभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे, इनको सुमेलित करना था। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसमें 2 उपाध्यक्ष रहे। सबसे पहले जो उपाध्यक्ष थे जनवरी 1947 में संविधान सभा का जब दूसरा अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में एच.सी. मुखर्जी साहब को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद जो है माउंटबेटन योजना आने के बाद चूंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्र जो है प्रस्तावित पाकिस्तान में चले गए थे, एस.सी. मुखर्जी का निर्वाचन क्षेत्र बंगाल था, तो बंगाल के कुछ हिस्से जो थे वो प्रस्तावित पाकिस्तान में चले गए थे। इस वजह से संविधान सभा के कार्य संचालन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई और वो उपाध्यक्ष जो है वीटी कृष्णाचारी के रूप में बनाए गए थे, तो वो दूसरे उपाध्यक्ष थे। तो सबसे पहले संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, तो ए में 4 आ गया। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ये के.एम. मुंशी साहब है, ठीक है। तो बी जो है इसमें 3rd आ जाएगा। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णाचारी जयपुर रियासत से ही थे और मैंने जैसा कहा कि संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी इनका नाम बताया जाता है, ठीक है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, 20 से अधिक समितियां थी जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण कमेटीज के अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू रहे। तो डी जो है उसमें 2nd ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 4, 3, 1 और 2 है। तो 4, 3, 1 और 2, तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी रहा है, 4, 3, 1 और 2, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये उसका इंग्लिश वर्जन है। फिर क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्टिकल 356 जो है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कुछ कदमों पर विचार करना था। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। आर्टिकल 356 जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता की ही बात करता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका? अभी देखते हैं। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है और इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। देखिए आर्टिकल 356 जो है उसकी लैंग्वेज ये कहती है कि किसी समय पर राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान होता है कि राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वहां जो है उस राज्य से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के जो विधायी, प्रशासनिक जो कृत्य है, वित्तीय जो कृत्य है, वो राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रपति के द्वारा अन्य प्राधिकारियों को या केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद को वो हस्तांतरित हो जाते हैं। इस व्यवस्था को व्यवहार में हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है। फिर चूंकि ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन का भारत की राजव्यवस्था में काफी अधिक बार प्रयोग किया गया, 130 से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है अब तक और अनेक अवसरों पर इसका दुरुपयोग भी देखा गया। इसलिए उस दुरुपयोग को रोकने के लिए 1994 में एसआर बोम्मई जो केस है ना, अत्यधिक महत्वपूर्ण केस इसका माना गया। 1994 जो है एसआर बोम्मई केस, ये पेपर में पूछ लेते हैं। और इस एसआर बोम्मई केस में
जो 356 है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। साथ ही सरकारी आय की रिपोर्ट को भी इसमें संदर्भित किया गया, वहां भी 356 जो है उसको अंतिम विकल्प के रूप में अपनाए जाने की बात की गई थी। तो एसआर मुंबईवाद जो है उसमें 356 के प्रयोग के संदर्भ में काफी अधिक महत्वपूर्ण बात की गई और वहां यह मान्यता एस्टेब्लिश हुई है कि जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा है यदि वो सुनिश्चित या सुसंगत जो सामग्री है उसके आधार पर घोषित नहीं की गई है, यदि किसी प्रकार की दुर्भावना उसमें दिखाई दे रही है, बाहरी प्रकार के कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये इसमें ठीक है कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि उसमें कहा गया कि अच्छा एक चीज में ये भी जानने की है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 356 आर्टिकल में ये कहीं नहीं लिखा मिलता है हमको कि इसकी उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जाएगी। संविधान के प्रावधानों जो हैं उनको निलंबित करने का जरूर संदर्भ आता है, राज्य विधानसभा के भंग करने की बात नहीं आती है। लेकिन व्यवहार में देखा गया कि राज्यों की विधानसभा भंग की जाने लगी और खासकर देखा गया कि केंद्र में यदि अलग दल की सरकार है, राज्यों में अलग दल की सरकार है, तो 356 का प्रयोग करते हुए जो है और बहुत मामूली से कारण होने पर भी 356 का प्रयोग करके राज्यों की विधानसभा भंग कर दी गई, पूर्ण बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त किया गया। तो ऐसी स्थिति में एसआर मुंबई केस में कहा गया कि भाई जब तक संसद के दोनों सदनों के द्वारा 356 की उद्घोषणा का अनुमोदन ना कर दिया जाए तब तक विधानसभा भंग ना की जाए। और यदि भंग आपने कर दी विधानसभा और बाद में पता चलता है कि संगत आधारों पर, सही आधारों पर 356 का प्रयोग नहीं किया गया था, तो ऐसी स्थिति में जो है हम भंग की भी विधानसभा को पुनर्जीवित कर देंगे। ठीक है, तो उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, तो यह गलत हो जाएगा। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा और चौथा तो बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है, तो पहले एलिमिनेशन टेक्निक हम काम में ले लेते हैं, यह अलग हो जाएगा इसमें। ठीक है, और अब जो है दूसरा और चौथा, तो ये वाला भी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। अब 1 नंबर और 4 नंबर वाले ऑप्शन में हमें देखना है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि राज्य विधानसभा भंग करने का ना तो प्रोविजन 356 में स्पष्ट रूप से कहीं लैंग्वेज लिखी गई, और फिर एसआर मुंबई केस में तो साफ साफ ये लिखा गया कि भाई ये जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग करके संसद के जो अनुमोदन के बगैर राज्य विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए। और यदि ऐसा किया जाता है और बाद में लगता है कि भाई प्रॉपर नहीं थी जो उद्घोषणा है और सही आधारों पर नहीं की गई थी, तो हम भंग की हुई विधानसभा को पुनर्जीवित कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो बिंदु है ये हमने गलत कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन बचा दूसरा और चौथा, केवल दूसरा और चौथा ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसको हम देखते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। देखिए, वस्तुनिष्ठ यथार्थ का मतलब होता है कि कुछ बेसिक जो प्रोविजंस हैं जो 355 को आधार बनाते हैं, 365 को आधार बनाते हैं, उनको आधार मानकर 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इन वस्तुनिष्ठ यथार्थ का मतलब ये होता है कि जो चीज जांची परखी जा सके, जिसको एक वैज्ञानिक परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सके, तो ये जो वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उद्घोषणा की, ये 356 के अंतर्गत उसकी लैंग्वेज के साथ प्रस्तुत की गई। कालांतर में जैसा मैंने कहा एसआर मुंबई केस है या राजस्थान बनाम भारत संघ का जो केस है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं, वहां इस चीज का परीक्षण हुआ है। ठीक है, तो यहां जो है पहला जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है, दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है, और चौथा जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो कथन है इसमें 1 नंबर आ गया। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रकार का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन की पर्याप्त संभावना रहती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तरीका यह हो कि थोड़ा सा एलिमिनेशन की टेक्निक काम में लीजिए कि कौन सी चीज बिल्कुल नहीं हो सकती है। फिर ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में शाब्दिक रूप से क्या लिखा गया है, फिर कोई कानून या संविधान संशोधन में उसमें क्या मान्यता स्थापित हुई, और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें क्या व्याख्या की गई है। ये चीजें यदि हमें ध्यान होंगी तो हमारा आंसर जो होगा वो सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था संविधान संशोधनों से संबंधित कुछ कथनों पर विचार हमें करना था। सबसे पहला, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, बिल्कुल ठीक है। एक विधि वो है जिसमें संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का प्रोविजन है। दूसरी विधि वो होती है जिसका संबंध भारत में संघवाद के अंतर्गत या संघ राज्य संबंधों से रिलेटेड जो विषय होते हैं उनसे होता है। वहां पर यह किया गया कि उपरोक्त जो बहुमत है, जो अभी मैंने बताया, उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन उसमें होना आवश्यक है। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसमें दी गई है कि जिन जिन प्रावधानों में इस विधि का उपयोग किया जाएगा। कभी संविधान संशोधन आधारभूत ढांचे पर हम चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार मैं कुछ ना कुछ जो है बातचीत कर ही रहा हूं, तो आने वाले दिनों जब चर्चा करेंगे वहां मैं वो प्रोविजन बताऊंगा, आपके साथ शेयर करेंगे उस बात को। तो संशोधन की 2 विधियां हैं, तो ठीक है ये। दूसरा, संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ होता नहीं। आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, पुनः स्थापित हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 108 जो संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है वो साधारण विधेयकों के संदर्भ में लागू होता है। संविधान संशोधन के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण मान्यता स्थापित हुई है संवैधानिक रूप से, और प्रावधान उसका सहायक है कि दोनों सदनों के द्वारा पारित होना जरूरी है। यदि दोनों सदनों में मतभेद होगा तो ऐसी स्थिति में संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 111 जो राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति की बात करता है, उसकी व्याख्या में कुछ निषेधाधिकार यानी कुछ वीटो पावर वहां हमको दिखाई देती है, जैसे आत्यंतिक वीटो है, निलंबनकारी
संवैधानिक वीटो है, जेबी वीटो है, लेकिन 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसमें हमें 24वें संविधान संशोधन का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है 1971 में, और इससे पहले लिखा गया था कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात वो प्रभावी होगा। 24वें संशोधन से उस लैंग्वेज को रीराइट करा गया और वहां लिखा गया कि जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होगा तब राष्ट्रपति उसमें अपनी अनुमति देगा। तो राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना यहां बाध्यकारी बना दिया गया। तो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर जो है वो इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो सेकंड जो है इसमें सही हो जाएगा। देखिए कितने बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम अच्छे से तैयारी कर लें, बेहतर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर सॉल्व करें, सबसे पहले हमें देखने का प्रयास करें कि संविधान के अनुच्छेदों में जो प्रावधान है वो शाब्दिक रूप से क्या दिया गया है। शाब्दिक रूप से कैसे पता चलेगा? किताब पढ़ने से पता चलेगा, कोई हमारे पास नोट्स उनसे पता चलेगा, और फिर डॉक्टर योगेश शर्मा की क्लासेस से पता चल जाएगा। ठीक है, तो शब्द से शाब्दिक रूप से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति क्या नहीं है। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो आर्टिकल 123 में जैसे लिखा है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इंग्लिश में पावर शब्द लिखा गया है। फिर आर्टिकल 143 में लिखा गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, फिर क्षमादान करना, आर्टिकल 72 में लिखा गया है राष्ट्रपति की क्षमादान और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, लघुकरण, परिहार, विराम इत्यादि की शक्ति। तो तीनों में तो शक्ति शब्द है। यहां जो है संसद के सदनों को संदेश भेजना, आर्टिकल 86 है, राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संसद के सदनों को संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार शब्द यहां पर दिया गया है, तो राइट शब्द यहां लिखा गया है। ठीक है, ये अधिकार शब्द है, ध्यान रखेंगे जो बात मैं कह रहा हूं। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये शब्दशः राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति का अधिकार है। कितना महत्वपूर्ण प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरा आग्रह है आपसे इन प्रश्नों को देखकर कम से कम ये जानने का प्रयास कीजिए सबसे पहले कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा आरएएस के एग्जामिनेशन में, तो हमें आगे भी तैयारी इस प्रकार से सॉलिड रखनी होगी। तो थर्ड नंबर इसमें सही हो गया। इसके बाद केसेस का मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण केस और उनमें दी गई महत्वपूर्ण व्याख्याओं का संदर्भ पूछा जाता है, तो वाद और उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। मतलब 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा। इंदिरा साहनी वाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, ये जो चिकनी परत है इसको क्रीमी लेयर बोलते हैं। ठीक है, मलाई की परत भी बोल देते हैं इसको, क्लासेस में समझाता हूं मैं ये चीज। ठीक है, तो इंदिरा साहनी वाद जिसे हम मंडल मामले के नाम से भी जानते हैं, 90 के दशक में अत्यधिक महत्वपूर्ण वाद रहा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मलाई परत या क्रीमी लेयर परत, तो यहाँ ये मान्यता एस्टेब्लिश हुई थी। विशाखावाद जो 1997 का है, विशाखा बनाम राजस्थान एवं अन्य जो वाद है, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान वाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं को संरक्षण देने के संदर्भ में है, बिल्कुल ठीक है ये। फिर मेनका गांधीवाद आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है परस्पर अपवर्जी नहीं है। अपवर्जी का मतलब है कि एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, ऐसा नहीं है। मेनका गांधीवाद में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो है इनके मध्य कोई भी लौह दीवार नहीं है, बल्कि तीनों ही अंतर संबंधित है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब अच्छा ये ऑप्शन बेला बनर्जीवाद, इसमें लिखा है विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। एक्चुअली ये लाइन भी जो है मेनका गांधीवाद से ही रिलेटेड है। तो बेला बनर्जीवाद जो है वो संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है उसके संदर्भ में अधिग्रहण इत्यादि, मुआवजे इत्यादि के संदर्भ में इसमें बात की गई है। तो त्रुटिपूर्ण युग्म जो है इसमें 4th नंबर है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कथन कारण के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। कथन कारण के क्वेश्चन में प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि दोनों जब आते हो तभी हम उनमें कोरिलेशन जोड़ पाएंगे, तभी उसको हम सही कर पाएंगे। कथन दिया है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण कथन दिया, बहुत महत्वपूर्ण जो किताब है भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की, भारतीय राजनीति की, वहां से उठाया हुआ कथन है महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह। इसका मतलब है कि ये जो कथन है ये समावेशी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का और व्यक्ति की गरिमा को स्टैब्लिश करने वाला कथन है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं, सीख जाएंगे आप लोग, जुड़े रहिए। बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को लेकर, तो आप सीख पाएंगे इन चीजों को और पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र समावेशी है, सामाजिक न्याय है, व्यक्ति गरिमा को समर्थन देता है, इसलिए महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह जो है वो लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। दावेदार का मतलब है उनकी सहभागिता सर्वाधिक मात्रा में है। तो कारण ये कहता है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उठा है। देखिए अब इसको हम कारण से उठाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, भारत में लोकतंत्र अधिक सेल्फ रेस्पेक्ट की जो भावना है उससे उत्पन्न हुआ है। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान उन लोगों के लिए जिनको सामाजिक कालक्रम में या सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जिनको शोषित, वंचित, उपेक्षित रखा गया। ऐसे में जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी आने के साथ, डेमोक्रेसी चूंकि एक व्यक्ति एक वोट एक और कानून के शासन की अवधारणा पर आधारित होता है, लोकतंत्र इस बात को सुनिश्चित करता है कि देश संविधान के अनुसार चलेगा, सीमित सरकार होगी, संवैधानिक सरकार होगी, जनमत को महत्वपूर्ण शक्ति मिलेगी, लोकप्रिय प्रभुसत्ता होगी। हम प्रस्ताव में देखते भी हैं, हम भारत के लोग, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, सरकार हमारे प्रति उत्तरदायी होगी, हमारे पास उत्तरदायी लोकतंत्र होगा। तो ये सब चीजें जब आती हैं तो ऐसी स्थिति में वो वर्ग जो अभी तक सामाजिक न्याय से वंचित रहा या जिसका अभी तक सशक्तिकरण नहीं हो पाया, वो वर्ग अब लोकतंत्र में अपनी सहभागिता अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। तो कितना शानदार क्वेश्चन है।
कारण जो है वो कथन के लिए अपने आप एक आधार प्रस्तुत करता है, कारण भी सही है, कथन भी सही है और दोनों के मध्य क्षैतिज संबंध है, इसलिए यहां कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ए जो ऑप्शन होगा इसमें कारण कथन की सही व्याख्या। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। ठीक है, जातियों का राजनीतिकरण का मतलब होता है, ये रजनी कोठारी साहब की लैंग्वेज है। प्रोफेसर रजनी कोठारी बहुत बड़े समाजशास्त्री, बहुत बड़े राजनीति शास्त्री, और पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये कुछ किताबें लिखी उन्होंने। भारत में जातियों के राजनीतिकरण की अवधारणा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो बिल्कुल सही लिखा। जातियों का राजनीतिकरण का मतलब है, रजनी कोठारी साहब ये कहते हैं कि जातियां जो है राजनीतिक मंच प्राप्त करने से या जातियां राजनीतिकृत होने से उनमें चेतना प्रस्तुत हुई है, जाति को एक पॉलिटिकल जो है स्पेस मिला है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। तो जातियों का राजनीतिकरण जो है वो एक अच्छी व्यवस्था है। साथ ही वो ये कहते हैं कि जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि जातियों की राजनीति में जातिवाद नहीं बल्कि जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। तो जातियां जो है राजनीतिकृत होने से उनको राजनीतिक पहचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सहभागिता उनको प्राप्त हुई है और उनका जो है एक विशेष प्रकार से उनका उत्थान होने लगा है, पॉलिटिकल लेवल पर उनकी सहभागिता बढ़ने लगी है। तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण जो है स्टेटमेंट के रूप में सही माना जाएगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में हम देखते हैं कि जातिवाद की जो प्रोसेस है वो बढ़ रही है। हालांकि केवल रजनी कोठारी के परिदृश्य में देखते हैं तब तो ये कथन गलत हो जाता है, लेकिन यहां कथन कारण में अगर हम कारण को इंडिविजुअल रखते हैं, कारण इंडिविजुअल यदि चलता है, तो भारतीय राजनीति में जातिवाद की जो समस्या है, कास्टिज्म की जो समस्या है, वो लगातार जो है बढ़ती हुई वहां पर देखी गई है। जाति को आधार मानकर, जैसे वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, यहां पर हम अगर बात करें वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो बढ़ती गई है। जातियों के तुष्टीकरण का जो संदर्भ है वो यहां दिखाई देता है। पर्टिकुलर जाति के आधार पर जो है चुनावी कैंपेन आयोजित होने लगी है, जाति के आधार पर जो है उम्मीदवार का चयन करना है और जो है मतदाताओं का ध्रुवीकरण है, ये सारी शिकायतें देखी जाती हैं। तो दोनों ही स्थितियां भारतीय राजनीति में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दोनों में क्षैतिज संबंध नहीं है, क्योंकि अगर ये है तो ये नहीं हो पाएगा। तो रजनी कोठारी ने कहा था कि राजनीति में जातिवाद नहीं है बल्कि भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जातियां राजनीति से संबंधित होकर जातियों का राजनीतिक उत्थान तो हुआ, नो डाउट है ना, जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सहभागिता उनको प्राप्त हुई, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति में जातिवाद का भी एक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। तो कथन कारण दोनों यहां सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो यहां जो है ऑप्शन बी आ जाएगा कि अब एक चीज इसमें और है कि अगर इसकी आंसर की मेरे पास होती, 2013 वाले पेपर के आंसर की नहीं मिल पाया आरपीएससी की वेबसाइट पे, हम देखते तो उस समय ये पता चलता है कि उस समय आरपीएससी ने इसको क्या माना था। हो सकता है कि केवल कथन सही माना हो, कारण सही नहीं मानो, लेकिन मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव है उसमें इस प्रकार से है। तो कथन कारण दोनों सही, परंतु कारण जो है कथन की व्याख्या इसमें नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, परोक्षतः होता है, बिल्कुल सही है। जो निर्वाचित सांसद, निर्वाचित विधायक है, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्र के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल ठीक है। संसदीय प्रणाली है, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब ये होता है वंशानुगत तंत्र का निषेध। वंशानुगत तंत्र का निषेध। तो वंशानुगत तंत्र का निषेध का मतलब है कि जो राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की बिल्कुल सटीक व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल क्षैतिज संबंध इसमें जोड़ रहा है। ठीक है, तो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? आर्टिकल 343 से 351 तक जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल है। उसमें आर्टिकल 345 जो है वो स्टेट्स की जो लैंग्वेज है उनके संदर्भ में वहां दिया गया है। वैसे तो सिलेबस में जो भाषा संबंधी प्रावधान है सिलेबस का सीधे सीधे पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने फिर कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न आर्टिकल अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स तो या उनके प्रावधान तो वहां पूछे जा सकते हैं। इस बात की पूरी लिबर्टी होती है पेपर बनाने वाले को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये सुमेलित करने वाला आर्टिकल है। देखिए, हाईकोर्ट से रिलेटेड है, स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होता है, ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 222 है। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, हाईकोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति होती है, उनसे रिकॉर्ड इत्यादि मंगा सकते हैं, मामले मंगवा सकते हैं। तो 227 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, मूल अधिकार और अन्य प्रयोजन के लिए हाईकोर्ट जो है रिट निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 32 के साथ इसकी तुलना भी की जाती है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय है। तो हम देख लेते हैं, ए जो है इसमें 4 हो गया, बी जो है इसमें 1 हो गया, सी जो है इसमें 3rd हो गया और डी जो है इसमें 2nd हो गया।
तो 4 1 3 2, तो 4 1 और 3 2, तो इसमें 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। हाँ, स्टेट पॉलिटी से राज्यपाल का एक क्वेश्चन आया, बड़ा महत्वपूर्ण। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं ना, एक एक आर्टिकल के ही 3 4 4 जो खंड होते हैं उसी में से क्वेश्चन बनाए। पेपर बनाने वाले ने इतना शानदार पेपर बनाया 2013 में, मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक ही आर्टिकल को उठाया, जैसे ये आर्टिकल 159 को उठा लिया और आर्टिकल की जो पूरी व्याख्या, उस व्याख्या के 4 ऑप्शन बना दिए। इसलिए जब मैं क्लासेस में भी बताता रहा हूं आपको, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी, एप्लीकेशन पर भी, तो उसमें जैसे एक आर्टिकल में कई चीजें दे रखी है तो उनको मैं टुकड़े टुकड़े बनाकर उनको लिख देता हूं। यहां उसी चीज का प्रयोग किया गया था। तो चूंकि ऐसा पेपर्स में होता रहा, इसलिए हम लोग भी ऐसा करने का, ऐसा बताने का प्रयास करते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। पहली बात तो ये सब अनुच्छेद 159 की लाइन चल रही है, तो बिल्कुल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व ओथ या अफर्मेशन लेते हैं। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में नहीं रखा गया है, 3री अनुसूची से बाहर है। 3री अनुसूची में भारत संघ के जो मंत्री हैं, राज्यों के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, न्यायाधीश हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, उनकी शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में आता है ना। न्यायाधीशों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के न्यायाधीश शामिल हो जाते हैं। राज्यपाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ए, सी और डी, ये बिल्कुल ठीक है, ए, सी और डी, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य है ना, सीएम के संवैधानिक जो कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 167 का विषय था। इससे मिलता जुलता आर्टिकल जो है अनुच्छेद 78 है, जिसमें प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति दिए जाते हैं। ये मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य है राज्यपाल के प्रति। मुख्यमंत्री राज्य कार्यों के प्रशासन संबंधी जो डिसीजन है राज्यपाल को सूचित करेगा, बिल्कुल ठीक है। कानून के बारे में जो भी प्रपोजल है, जो प्रस्तावनाएं हैं, राज्यपाल को कम्युनिकेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने डिसीजन ले लिया है लेकिन अभी तक मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर मंत्रिपरिषद के सम्मुख उसको विचार के लिए रखेगा, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री एनडीसी की बैठकों में भाग लेता है। एनडीसी सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है। 6 अगस्त 1952 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और सहकारी जो एनडीसी की बैठकें हैं उसमें केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक भाग लेते हैं। लेकिन यहां देखिए पेपर में क्वेश्चन है मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य। एनडीसी जो है वो संवैधानिक नहीं, संविधानेतर संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है ना, ये ध्यान रखिए। तो यहां जो है ए, बी और डी, ये 3 ऑप्शन जो है ये इसमें काम करेंगे। ठीक है, 4 नंबर ए, बी और डी अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, ठीक है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के सभी निवासियों से। तो ग्राम सभा का संदर्भ जो है रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं उनसे होता है। यहाँ मैंने एक ये स्क्रीनशॉट लिया है, ये राजस्थान पंचायत राज एक्ट की धारा 8A है, ग्राम सभा उसकी बैठकें। प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए ग्राम सभा होगी जिसमें उस गांव या पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित गांव के समूहों से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होंगे। तो इसमें 3 नंबर जो है राइट आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था, इंस्टीट्यूशनल करिश्मा कहा था? तो ये भी रजनी कोठारी साहब ने कहा। ये रजनी कोठारी साहब का स्टेटमेंट, उनकी किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये जो किताब है उनकी पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति कल और आज, बड़े महत्वपूर्ण किताब है उनकी। देखिए उसमें कह रहे हैं, एज रजनी कोठारी ऑब्जर्व्ड, द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर एज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट इज इन मेनी वेज यूनिक एंड इट्स सपोज्ड स्टेचर एंड अथॉरिटी हैव engendered a sort of institutionalized करिश्मा। ये आ गया इंस्टीट्यूशनलाइज करिश्मा, है ना, संस्थागत करिश्मा। एक आर्टिकल में से लिया है मैंने, दैट इज इन सम वे अनपैरेलल्ड इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। एक उसके लिए एक उसके महत्व को उन्होंने बताया है इस किताब के माध्यम से। तो यहाँ रजनी कोठारी, ठीक है, बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया था ये। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार करना है। तो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में मंत्री शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक हैं, जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख, प्रधान और प्रधान। तो ए, सी और डी ये इसमें शामिल हो जाएंगे। और इसमें लोकायुक्त की जो वेबसाइट है वहां से ये मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिए हैं। कार्यक्षेत्र में ये लोग शामिल होंगे, देखिए, ठीक है, ये कॉर्पोरेशंस वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। ये लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना, ये आपके लिए है। मैं पैनल PDF अभी टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। किस मामले में राज्य लोक सेवक से परामर्श नहीं लिया जाता? ये अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के जो कृत्य है ना, वहां से लिया गया है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो 3 बातें हैं 320 में ऐसे कैसे लिखी गई हैं। सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति,
सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत और सिविल सेवाओं में पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। चौथा ऑप्शन जो है वो वहां नहीं दिया गया है। तो मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक आर्टिकल जब हम पढ़ें उस आर्टिकल में जितने भी खंड उपखंड हैं कोशिश करें कि उन सबको हम पढ़ लें, क्योंकि ये 2013 में जो पेपर बनाया है इसमें मैंने विभिन्न आपको आंसर दिए, जैसे आर्टिकल 167, आर्टिकल 159 और आर्टिकल 320, ठीक है, जहां एक ही आर्टिकल के विभिन्न खंड और उपखंडों को जो है समाहित करके एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया है और इसी से फिर क्या होता है मेरिट में डिफरेंस आता है। तो आर्टिकल अगर पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, उसके खंड पढ़िए, उपखंड पढ़िए, मूल लाइन उसकी पढ़िए और फिर शाब्दिक रूप से जो लिखा गया उसके अनुरूप आपको पेपर सॉल्व करना है। तो 1, 2, 3 जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो 4th नंबर जो है कि लोक सेवा आयोग से परामर्श इसमें नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो चौथा नंबर इसमें 4th नंबर राइट आंसर हो गया। एक है कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, बिल्कुल ठीक है। किसी जेल का विजिट करते हैं ताकि जेलों में बंद जो कैदी होते हैं उन कैदियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार की स्थितियों में रह रहे हैं, उसकी जांच करता है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, रिव्यू करते हैं, बिल्कुल ठीक। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, यह शक्ति स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास नहीं है। वो ज्यादा रिकमेंडेशन कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। सजा देने का प्रावधान, सजा देने की जो शक्ति है मानवाधिकार के उल्लंघन पर, यह राज्य मानवाधिकार आयोग के पास नहीं होती है, ठीक है। ये 15वीं लोकसभा का एक क्वेश्चन है, चूंकि उस समय 15वीं लोकसभा का संदर्भ था, 2013 का पेपर है, इसलिए ये एक करंट क्वेश्चन उस समय के लिहाज से था। अभी इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करने की इस समय आवश्यकता है, बस ये मैंने इसलिए लिया ताकि ये आइडिया हो जाए हमें कि वर्तमान की जो हमारी लोकसभा है जिसका गठन 2024 में हुआ है, उस लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण डेटा हमारे पास होने चाहिए। मैं पूरी तरह प्रयास करूंगा कि उसके कुछ महत्वपूर्ण डेटा एग्जाम से रिलेटेड जो होंगे वो मैं आपको समय पर उपलब्ध करा दूं, ठीक है। आपका काम ये होगा कि उनको अच्छे से रट लीजिएगा। उसके अलावा भी कोई डेटा आपके पास हो तो उनको भी रटिए, लेकिन मैं भी काफी सारे डेटा उपलब्ध करा दूंगा, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन यदि आ जाता है तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा कोर्स है एप्लीकेशन पे आरएस के रिगार्डिंग, ये आप देख सकते हैं और इस पर कभी और मैं व्यापक रूप से चर्चा कर लूंगा। ये अभी थंबनेल पे आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पे आके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अच्छा कोर्स, बेहतरीन कोर्स है, ठीक है। और सिलेक्शन में पॉलिटी के जो क्वेश्चन है उनकी बड़ी महत्ता होती है, तो उसमें काफ़ी अधिक आपको मदद इससे मिल सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो खैर ठीक है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि ये हमने जो लगभग आधा घंटे में मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए 2013 में जो पेपर में आए थे, स्टेट पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के, काफ़ी अधिक इनसे मदद मिलेगी। कल मैं बात करूंगा 2016 का जो पेपर था आरपीएससी का, आरएएस प्री का, उसके बारे में। तो खूब सकारात्मक बने रहिए, बिल्कुल साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए शानदार प्रकार से, बिल्कुल सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।